दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने के बाद रिसोर्सेज के लिए सारे देश आपस में भिड़ गए और पूरी दुनिया में नॉर्वे ही एकमात्र ऐसी जगह बची जहां पे वायरस का असर नहीं हुआ था और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बस वहां पे ही सरवाइव करा जा सकता था। तब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर डेकन ने नॉर्वे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी और अंदर बस वही लोग रह सकते थे जो या तो पहले से वहाँ के नागरिक हो या फिर उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स हो जिससे वायरस का एंटीडोट बनाने में मदद मिल सके या फिर लोगों के खाने की प्रॉब्लम्स को कम करा जा सके। खैर अभी तक वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एआई सिस्टम भी बना लिया था जो रोज इन्फेक्टेड लोगों का डाटा एनालाइज करके नॉर्वे की गवर्नमेंट को आइडिया देता था कि वो लोग किस तरह से खाने की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। अब वहाँ की एक फैसिलिटी में लीजा नाम की एक बायोलॉजिस्ट भी काम किया करती थी जिसके पास फसलों की नॉलेज होने के कारण उसे वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखा गया था। अब कुछ खाना तो वो लोग बड़े बड़े ग्रीन हाउस में उगाया करते थे और कुछ के लिए उन्होंने पास के समुद्र के हिस्से में बड़े बड़े जाल लगाए हुए थे जहाँ वो लोग मछलियों की फार्मिंग किया करते थे। खैर आज लीजा अपने ऑफिस में जाके एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहती है कि उन्हें ग्रीन हाउस की क्वांटिटी ज्यादा कर देनी चाहिए जिससे वो ज्यादा खाना उगा पाएंगे और लोगों को मीट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इस बात से उसका सीनियर काफी खुश हुआ और तुरंत ही उसके प्रोजेक्ट को परमिशन भी दे दी। इससे लीजा भी खुश होते हुए अपने साथियों के साथ मैप पे उस लोकेशन को ढूंढने लग गई थी जहां वो ग्रीन हाउस को बना सकते थे। तभी अचानक उनके कंप्यूटर सिस्टम में वार्निंग अलार्म बजने लगा जिसके हिसाब से नॉर्वे के फिशिंग फार्म्स में कोई दिक्कत आ रही थी। ये देखकर सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 60% मीट वहीं से आया करता था और अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो जाती तो नॉर्वे में मौजूद सभी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली थी। तब लीजा तुरंत ही फिशिंग फार्म की एक्टिविटीज को देखने की कोशिश करती है जिससे उसे पता चला कि पिछले 3 दिन से उन्होंने ना तो कोई फिशिंग कंटेनर सप्लाई करा है और ना ही 3 दिन से अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट दी है। इससे लीजा और ज्यादा परेशान होकर तुरंत ही वहाँ के मैनेजर जेम्स को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स उसके कॉल को तुरंत ही काट देता है। इसीलिए अब लीजा एक ड्रोन को फिश फार्म्स की तरफ भेजती है जिस दौरान ड्रोन में तो वहाँ एकदम नॉर्मली लग रहा था और जब ड्रोन से ही लीजा मैनेजर से बात करते हुए उससे जानने की कोशिश करती है कि उसने सिस्टम्स को बंद क्यों करा हुआ है और क्या वहाँ कोई दिक्कत है। पहले तो मैनेजर लीजा के ड्रोन भेजने के कारण उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि अभी के समय तक सिक्योरिटी रीजंस के कारण सभी ड्रोन्स को पब्लिक वालों और आर्मी वालों को दे दिया गया था ताकि वो बॉर्डर्स पे रहकर घुसपैठियों के ऊपर नजर रख सकें। इसके बावजूद अभी भी लीजा मैनेजर से वहाँ के हाल जानने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैनेजर के कुछ बोलने से पहले ही लीजा का ड्रोन अचानक बंद हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस ऑफिसर उनके ऑफिस में आ गया। उसको देखकर लीजा उससे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि शायद फिश फार्म्स का मैनेजर किसी प्रॉब्लम में है इसीलिए उन्हें वहाँ जाके चेकिंग करनी चाहिए लेकिन ऑफिसर इस पर मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने की परमिशन या तो सिक्योरिटी मिनिस्टर या तो कंपनी का हेड या फिर प्राइम मिनिस्टर ही दे सकता था और लीजा तो बस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थी तो वैसे भी ऑफिसर को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती थी। इससे गुस्से में आके लीजा ऑफिसर को सुनाने वाली होती है लेकिन ऑफिसर आगे उसकी कोई बात नहीं सुनता और ऑफिस से चला जाता है। ये देखकर लीजा परेशान होकर एक बार वापस से फिश फार्म्स के मैनेजर को कॉल करती है और इस बार मैनेजर उसको कॉल उठाकर बताता है कि असल में बस वो हवाओं का रुख बदलने से समंदर की वेव्स दूसरी तरफ हो गई थी जिसके कारण ही वो लोग अभी फिशेस नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन ये बात भी झूठ थी क्योंकि जाल में ऑलरेडी काफी मछलियाँ थी मगर मैनेजर ने रियल टाइम मॉनिटरिंग वाली मशीन्स को बंद कर रखा था। और जब लीजा मैनेजर से इसका कारण पूछती है तो मैनेजर कहता है कि असल में वो लोग मछलियों को वायरस से डिसइंफेक्टेड रखने के लिए कुछ वैक्सीन भी लगा रहे हैं तो इसीलिए मॉनिटरिंग बंद कर रखी है। इस पर लीजा मान जाती है लेकिन मैनेजर को ऑर्डर देती है कि अगर कल सुबह 6 बजे तक मॉनिटरिंग वापस से चालू नहीं हुई तो वो अपने बॉस से बात करके किसी न किसी को वहाँ चेकिंग करने के लिए भेजेगी। अब ये बात सुनकर तो मैनेजर को पसीने आने लगे थे लेकिन वो कॉल पे इस बात को जाहिर नहीं करता। वहीं नॉर्वे के बॉर्डर पे काफी सारे लोग मौजूद थे जो किसी भी हाल में अंदर आना चाहते थे लेकिन आर्मी वाले बस उन्हीं लोगों को अंदर ले रहे होते हैं जो या तो मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट हो या फिर बायोलॉजिस्ट हो। तब चार्ली नाम का एक बायोलॉजिस्ट जो थोड़ा सा मशहूर भी था उसे उसकी बीवी माया और बच्चे के साथ अंदर एंट्री मिल जाती है लेकिन शहर में जाने से पहले उनके कुछ टेस्ट होने वाले थे। उस टेस्ट की रिपोर्ट्स के हिसाब से चार्ली और उसकी बेटी तो अंदर जा सकते थे लेकिन माया जो बाहर फैलने वाले खतरनाक वायरस के फर्स्ट स्टेज पर थी इसलिए वो लोग उसे अंदर नहीं ले सकते थे। इससे चार्ली और माया काफी परेशान हो जाते हैं पर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही कुछ आर्मी वाले आके माया को बॉर्डर से बाहर भेजने लगते हैं। अब चार्ली अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए वो जल्दी से खुद भी उसके साथ बाहर आ जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। वो बाहर रहकर अपने बच्चे को भी खतरे में नहीं डाल सकता था
और ना ही उसकी बीवी अंदर जा सकती थी। खैर अभी वो माया के साथ वहाँ से जा ही रहा था कि तभी एक आदमी उनके पास आके उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे पर पर्सन के हिसाब से 300 क्रिप्टो कॉइंस दोगे तो मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा सकता हूँ। ये बात सुनकर चार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब जैसा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो चार्ली बच्चे के साथ नॉर्मली अंदर जाने का डिसाइड करता है, जबकि माया उस स्मगलर के साथ अंदर आने वाली थी, जहां आके चार्ली और माया वापस से एक हो जाते। अब रात में वो स्मगलर के कहे अनुसार एक कोस्ट पे आते हैं जहां वो स्मगलर पहले से मौजूद था। तब चार्ली उसे पैसे देता है जो लेके स्मगलर ने माया को एक फोन दे दिया था और अभी से लेके माया के अंदर पहुंचने तक माया और स्मगलर के बीच में जो भी बातें होनी थी वो सब उसी फोन से होती। अब वो स्मगलर माया को एक गाड़ी में बिठा देता है, जबकि चार्ली एक ऑफिशियल बस में बैठकर अपने बच्चे के साथ नॉर्वे के अंदर आ गया था। खैर दूसरी तरफ अगले दिन लीजा इंतजार में थी कि मैनेजर मॉनिटरिंग सिस्टम को चालू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए मजबूरन लीजा एक स्पीड बोट से सीधा फिश फार्म में पहुंच जाती है, जहां मैनेजर उसे देखकर उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो बहाने बना रहा था कि अंदर उसके साथ ही वैक्सीन पे वर्क कर रहे हैं और लीजा अंदर जाके बीमार पड़ सकती है। लेकिन मैनेजर के काफी कोशिश करने के बाद भी वो लीजा को अंदर जाने से नहीं रोक पाया और अंदर जाने के बाद तो लीजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वहाँ मौजूद सभी वर्कर्स खुद भी काफी परेशान थे, क्योंकि फार्म्स में मौजूद उस बैच की सारी फिशेस को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनकी आंखें और मुंह पूरी तरह से लाल था और गिल्स के पास काले धब्बे पड़ गए थे। तब लीजा को तो कुछ समझ नहीं आता, जिस पर मैनेजर उसे बताता है कि बस इसी वजह से मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम को बंद कर रखा था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मछलियाँ काफी बीमार हैं और उनकी बीमारी का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए ही मैनेजर खुद भी वैक्सीन बनवाने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उसके हिसाब से वैक्सीन बनाने में उन्हें कुछ और दिनों या हफ्तों का समय लगने वाला था। मगर जैसा कि लीजा इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खुद भी मछलियों के डीएनए सैंपल को अपने साथ लेके आती है और उन्हें अपनी लैब में स्टडी करने लगती है। उस दौरान लीजा के सामने एक और सच्चाई आई, जिससे तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। असल में मछलियों को भी एक बहुत ही खतरनाक वायरस हो चुका था और अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड मछली खा लेता तो उसे भी वो वायरस हो जाता, जिससे शुरू में तो उन्हें सर में दर्द, खांसी और उल्टी होती, पर अगर 2 दिन के अंदर उनका इलाज सही से नहीं होता तो वो लोग मारे जाते। ये सब जानने के बाद तो लीजा का बॉस और बाकी साथी भी काफी परेशान हो गए थे और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये वायरस पानी से भी फैल रहा था, जिसका मतलब एक फिश फार्म से जुड़े हुए बाकी सारे नेट्स का पानी भी खराब हो चुका था और वहाँ से कोई मछली भी नहीं पकड़ी जा सकती थी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए लीजा तुरंत ही इस बात की खबर प्राइम मिनिस्टर डेकन तक पहुँचा देती है, जिसने तुरंत ही इस पर एक्शन लेके सारे फिश फार्म्स को बंद करवा दिया था और साथ ही हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द वायरस की वैक्सीन बनाने को कह दिया था। अब सभी इन्फेक्टेड मछलियों को फिश फार्मिंग मैनेजर ने भी पानी से बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन उन्हें इन्फेक्टेड मछली में से एक मरी हुई मछली समंदर किनारे आ गई थी, जिसको एक चूहे ने खा लिया था और वो शहर की तरफ जाने लगा। वहीं जैसे कि मैनेजर को खुद भी 3 दिन बाद फिश के इन्फेक्टेड होने के बारे में पता चला था, तो उसके पिछले 3 दिन का स्टॉक भी मार्केट में आ गया था, जिसमें मौजूद मछली को जैसे ही एक लड़की खाती है वैसे ही वो बुरी तरह से बीमार होकर उल्टियाँ करने लगी, जो देख उसके दोस्त काफी घबरा कर उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वहीं लीजा के ऑफिस में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शहर में मौजूद सभी लोगों का पेट कैसे भरेंगे, क्योंकि फिश फार्मिंग से लगभग 60% शहर के लोगों के लिए खाना जाता था और फिश फार्मिंग बंद होने के कारण अब इतने लोगों का पेट भरना काफी ज्यादा मुश्किल था। तब लीजा कहती है कि अगर हम अब तक स्टोर करी गई फ्रोजन फिशेस को कुछ समय के लिए मार्केट में ले आए तो उनका स्टॉक खत्म होते होते लगभग 5 महीने लग जाएंगे और इस बीच हम वायरस की वैक्सीन पे काम करके उसे भी बना लेंगे। अब वैसे ये बात तो सही थी, लेकिन ये सुनते ही लीजा का हेड उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि फ्रोजन फूड को मार्केट में लाने की परमिशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही दे सकता था और अगर लीजा की रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को सही नहीं लगती तो वो इसके लिए मना कर देता। इसीलिए अब लीजा साथ साथ कुछ और भी सोचने लगती है। अब आगे रात तक चार्ली भी नॉर्वे में आ चुका था, जिसको वहाँ आते ही अपनी बीवी का इंतजार था, लेकिन माया को वहाँ तक आने में लगभग 2 दिन का समय लगने वाला था। खैर चार्ली के कमाल का बायोलॉजिस्ट होने के कारण अगले दिन ही उसे लीजा के ग्रीन हाउस में नौकरी पे भी रख लिया जाता है। वहाँ आज का काम खत्म करने के बाद चार्ली समंदर के उस किनारे पे आ गया जहाँ स्मगलर्स माया को लेके आने वाला था, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी चार्ली को उनकी बोट दिखाई नहीं दी। वहीं अब तक स्मगलर एक छोटी मोटर बोट को लेके नॉर्वे के बॉर्डर तक आ गया था, जहाँ पहुँचने से पहले ही वो बोट की मोटर को बंद करके सभी पैसेंजर्स को एक एक चप्पू देता है, क्योंकि असल में वहाँ काफी सारी सी माइंस लगी हुई थी, जिससे मोटर को भी डिटेक्ट किया जा सकता था और अगर धोखे से भी बोट किसी माइन से टकरा जाती तो बोट के परखच्चे उड़ जाते। खैर अभी वहाँ वो लोग जैसे तैसे बोट को आगे लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कैप्टन बोट के इंजन को वापस से शुरू करता है तो अचानक पास में लगे कैमरे में उन सब की तस्वीर आ गई और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पुलिस वालों का एक ड्रोन भी आ गया। उसको देखकर तो सब डरने लगे थे
और अभी पुलिस वाले लगातार ड्रोन से सभी लोगों को रोकने को कह रहे थे, और इसके बावजूद स्मगलर बोट नहीं रोकता, जिसकी वजह से पुलिस वाले मजबूरन ड्रोन से उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिनसे ही बचते हुए बोट अचानक कुछ चट्टानों से टकरा जाती है। तब जैसे तैसे सब लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में तो भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ उनके टेस्ट करने पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि वो सभी लोग एक ही तरह के खतरनाक वायरस से पीड़ित हैं, जो देखकर तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, अब तक हॉस्पिटल में सेम वायरस से पीड़ित होने वाले लोगों के एक दिन में 100 केसेस आ गए थे, और ये वायरस दरअसल वही वायरस था जो उन फिशेस के कारण फैल रहा था। अब जैसा कि उस वायरस के बारे में आम लोगों को भी पता चलने लगा था, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री लोगों को बाहर कम से कम जाने को कहती है। साथ ही अब तक डेक्कन ने भी नॉर्वे में लेवल 1 इमरजेंसी घोषित कर दी थी, जिसके अकॉर्डिंग किसी को भी खाने में फिश नहीं खानी थी, और अपने घर में स्टोर्ड फिश को भी जल्द से जल्द घर से बाहर फेंकना था। वही लीजा को अभी इस बारे में नहीं पता होता कि जिस वायरस को रोकने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, वो ऑलरेडी शहर तक पहुंच चुका है। दरअसल लीजा भी अपने असिस्टेंट के साथ समुद्र में पानी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने आई थी, ताकि उसे पता चल सके कि पानी में ये वायरस कहाँ से आया है। पहले उसे लग रहा था कि या तो बॉर्डर के बाहर से कोई इन्फेक्टेड फिश नॉर्वे में आ गई होगी, या फिर समुद्र के पानी में ही वायरस पनपा होगा। और फिलहाल वो पानी के सैंपल्स को लैब में ले जाकर टेस्ट करती है, जिसे देखकर तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि असल में ना तो ये वायरस पानी में पनपा था और ना ही कोई फिश इसे लेके नॉर्वे तक आई थी। इस वायरस का कोई और ही कारण था, जिसके बारे में बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी लीजा को पता नहीं चल पाता। तभी अचानक लीजा की नजर प्राइम मिनिस्टर वाली न्यूज पर पड़ती है, जिसे देखकर तो उसे समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया का सत्यानाश हुआ था और यहाँ सवा सत्यानाश होने वाला है, जिसे देखकर उसे पता चल गया था कि वो खतरनाक वायरस शहर तक आ चुका है, जो काफी चिंता वाली बात थी। खैर, वहीं कुछ कोस्टल गार्ड्स को समुद्र के पानी के अंदर तो डेड बॉडीज मिलती हैं, जो कुछ स्मगलर्स की थी, जिनको टेस्ट करने पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि उन दोनों की बॉडी के अंदर वही वायरस है जो फिशेस के अंदर था, और अब वही वायरस शहर में फैल रहा है। अब ये बस डॉक्टर्स का कहना था, लेकिन अभी किसी एक्सपर्ट ने उन बॉडीज पे टेस्ट नहीं करे थे। अब धीरे धीरे केसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये हर घंटे इवॉल्व कर रहा था, जिसके कारण डेक्कन तुरंत ही लेवल 2 इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर देता है, जिसमें अगर किसी भी एरिया में वायरस के ज्यादा केसेस आते तो उस एरिया में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाता और वहाँ से किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। ये न्यूज देखने के बाद तो लीजा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसने आज तक ऐसा वायरस नहीं देखा था जो इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहा हो, और बस पहले दिन में उसके इतने सारे केसेस भी आ गए थे। इसीलिए अभी वो इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए वापस से फिश फार्म के मैनेजर के पास बात करने के लिए जाती है, जहाँ फार्म के बाहर वर्कर्स काफी सारी सड़ी हुई फिशेस को कूड़ेदान में डाल रहे थे, जो लीजा को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो मैनेजर से बात करने के लिए अंदर जाने लगती है। तभी अचानक कुछ डॉक्टर्स मैनेजर को स्ट्रेचर पे पूरा सील पैक करके बाहर लाते हैं, क्योंकि वो मैनेजर खुद भी वायरस की चपेट में आ गया था और उसकी हालत तो बाकियों से भी काफी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से अभी सब वर्कर्स भी थोड़ा सा ज्यादा बिजी थे, जिसका ही फायदा उठाकर लीजा अंदर से कुछ दिन पहले तक की सीसीटीवी फुटेज को चुरा लेती है और वापस से अपने ऑफिस में आ जाती है। मगर वहाँ आते ही उसे एक और बुरी खबर सुनने को मिली कि उनके ग्रीन हाउस में लगे टमाटरों में भी वो वायरस फैलने लग गया था, जिसके कारण काफी फसल बर्बाद हो चुकी थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो वायरस ग्रीन हाउस तक कैसे आया। अब वैसे उस खराब टमाटर को सबसे पहले चार्ली ने देखा था और एक बॉटनिस्ट होने के कारण वो उसको देखकर ही समझ गया था कि पक्का इसमें कोई न कोई गड़बड़ है। खैर, अभी जब लीजा उससे बात करती है तो वो कहता है कि मेरे हिसाब से पक्का कोई इन्फेक्टेड जानवर ही वायरस को यहाँ लेके आया है, इसीलिए सबसे पहले हमें पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ उस जानवर को भी ढूंढना पड़ेगा। साथ ही अभी हाल फिलहाल में जितने भी टमाटरों को तोड़ा गया है उन सभी को वापस से चेक करना पड़ेगा। अगर उनमें भी खराब टमाटर निकलते हैं तो उन सब के साथ साथ इस ग्रीन हाउस में मौजूद पूरी फसल जलानी पड़ेगी। अब चार्ली से ये सारी बातें सुनकर लीजा को समझ आ गया था कि चार्ली सच में काफी अच्छा इंसान है, क्योंकि जहाँ लोग ऐसी सिचुएशन में भी कहीं न कहीं से फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहीं चार्ली लोगों की जान बचाने के लिए इस ग्रीन हाउस को आग लगाने तक के लिए तैयार था। अब जितने में लीजा टमाटर पर रिसर्च कर रही थी, उतने में चार्ली किसी और काम में लगा हुआ था और तभी उसे एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर चार्ली को लगा था कि वो मैसेज माया की तरफ से ही होगा, जब तक कोस्ट तक आ गई होगी। इसलिए चार्ली जल्दी से अपने काम को छोड़कर कोस्ट के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे वो दलाल जिसने उसे 300 क्रिप्टो करेंसी ली थी वो मिलता है और चार्ली को बताता है कि माया की बोट के एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। ये बात सुनने के बाद तो चार्ली को दुख और गुस्से वाले इमोशन साथ में फील हो रहे थे, लेकिन दलाल उससे वादा करता है कि वो किसी भी तरह से उसकी बीवी को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगा, मगर उससे पहले चार्ली को नॉर्वे की एक वैक्सीन लगवानी पड़ेगी जो बाहर से आने वाले लोगों को लगाई जाती है
और अगर चार्ली ने वो वैक्सीन नहीं लगवाई तो जब उसके बारे में अथॉरिटीज को पता चलेगा तो वो लोग उसे बाहर निकाल देंगे। और वैसे तो चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके वहाँ आने के बाद से उसको किसी वैक्सीन के बारे में नहीं बताया था। लेकिन अभी चार्ली के कुछ बोलने या पूछने से पहले ही वो दलाल चार्ली के वैक्सीन लगा देता है। वहीं हॉस्पिटल में माया और उसके साथ साथ भर्ती करे गए सभी पेशेंट्स की हालत काफी खराब होती जा रही थी, जिस दौरान खांसी चक्कर के साथ साथ उनके शरीर पे काले धब्बे बनने शुरू हो गए थे, जो देखकर डॉक्टर इतना ज्यादा डर गए थे कि उसने तुरंत ही हॉस्पिटल के उस फ्लोर को सील करके वहाँ किसी को भी जाने से मना कर दिया था। असल में उस वायरस की पावर धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी जितना किसी ने भी नहीं सोचा था। और अब जैसा कि सबसे पहले लीजा के कारण ही इस वायरस के बारे में सबको पता चला था, इसीलिए डेकन खुद लीजा को बुलाकर इस वायरस की वैक्सीन पर काम करने को कहता है। और लीजा को वायरस पर रिसर्च करके और भी खतरनाक चीजें पता चलती हैं। असल में ये वायरस बस एक रेड आई वायरस था, बल्कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक ब्लैक प्लेग वायरस था, जिससे कई दशक पहले यूरोप में करोड़ों लोगों की जान गई थी। और तब से ही ये वायरस भी म्यूटेट होते होते पहले से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, जिससे इन्फेक्टेड होने पर बस 2 दिन के अंदर किसी की भी जान जा सकती थी। अब जैसे कि समंदर में उन 2 स्मगलर्स की लाशें मिली थी, तो सबको लग रहा था कि वो लोग किसी तरह से उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए होंगे। और जब उन्होंने नॉर्वे में दाखिल होने की कोशिश करी होगी तो सी माइंस के कारण मारे गए होंगे और उनकी बॉडी लहरों के साथ साथ बहते हुए फिश फार्म्स के पास चली गई होगी, और इसी वजह से फिशेस को वो वायरस हुआ था। इसीलिए अब डेकन पूरे नॉर्वे में ही रेड अलर्ट के साथ कर्फ्यू घोषित कर देता है, जिस दौरान उन लोगों को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जो पहले सरकारी काम से भी इधर उधर जा रहे थे। साथ ही अभी डेकन ने ये फैसला भी करा था कि जिन लोगों के पास नॉर्वे की सिटीजनशिप नहीं है उन लोगों को भी बाहर भेज दिया जाएगा, बेशक से उनकी स्किल्स की वजह से ही उन्हें हायर क्यों न करा गया हो। ऐसा डेकन ने इसलिए करा था क्योंकि बाहर की दुनिया में जब वार शुरू हुई थी तो डेकन ने पहले ही दुनिया भर से जितना हो सके उतने फ्रोजन फूड को नॉर्वे में मंगवा लिया था, और वो नॉर्वे की पुरानी आबादी के हिसाब से 1 साल के लिए सफिशिएंट था। अब जहां डेकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी बीच हॉस्पिटल में पेशेंट्स की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि वो लोग खांसते खांसते मरते जा रहे थे। इधर लीजा को अभी अभी काफी चीजें समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सबसे पहले तो वो टमाटर वाले ग्रीन हाउस में जाके वहाँ की तलाशी लेती है, और वहाँ उसे वही मरा हुआ चूहा मिलता है जो समुद्र के किनारे इन्फेक्टेड मछली को खाकर शहर में आ गया था। उसको देखकर लीजा को लग रहा था कि उसकी वजह से ग्रीन हाउस में एक खतरनाक वायरस आया होगा, लेकिन जब लीजा उसके पेट को फाड़ कर देखती है तो उसमें बस मरी हुई मछली का मीट होता है, जिसका मतलब चूहे ने टमाटर को छुआ भी नहीं था, पर इसके बाद भी वो इन्फेक्ट कैसे हो गए थे, यही बात लीजा को समझ नहीं आ रही थी कि तभी उसके पास एक अनजान आदमी का खत आता है, जिसको खोलने पर उसमें एक सेफ हाउस की चाबी, एक पासवर्ड और एक एड्रेस लिखा था। वो देखकर शुरू में तो लीजा को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो खत पे लिखे एड्रेस पे जाती है तो उसे वहाँ एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस में काफी सारी हार्ड ड्राइव्स थी, जिन्हें लेके फिलहाल लीजा वापस आ जाती है और उन्हें एक एक करके प्ले करने लगती है। उनमें मौजूद वीडियोस को देखने के बाद तो लीजा पूरी तरह से दंग रह गई थी, और उसने वीडियो में क्या देखा और क्या इस वीडियो से उस वायरस के असली राज के बारे में पता चल पाएगा, और आपको क्या लगता है कि उस दलाल ने चार्ली को क्या इंजेक्ट करा होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लीजा इस खतरनाक वायरस का एंटीडोट ढूंढ पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इसके सेकंड पार्ट में दूंगा, जो इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। पर क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या मुझे कोई और सीरीज की शुरुआत करनी चाहिए? अगर आप में से 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कोरोना कमेंट करते हैं तो मैं 100 लोगों के लिए भी इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। बाकी इसके साथ ही आज की कहानी का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।